Radhe Radhe, Jai Sri Krishna. This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 69वां एक कम 70वां एपिसोड देख रहे हैं। तो हम आध्यात्म से संबंधित आधुनिक विज्ञान, जिसमें विशेष तौर से अभी अपन भौतिक विज्ञान का अध्ययन यानी उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक ओंकार जो ओम उच्चारण है, ये परब्रह्म की ध्वनि है, शब्द है ये, और शब्द ही ऊर्जा है, और ये शब्द ही परब्रह्म है। तो एक शब्द के रूप में, उच्चारण के रूप में परब्रह्म को अपन व्याख्या करें तो एक ओंकार है। ये पिछले एपिसोड में अपन ने समझा है। तो एक ओंकार की, ओम शब्द की कितनी महत्ता है ना। और ये एक अक्षर नहीं, एक पूरा शब्द है ये। वैसे तो वाक्यांश है ये। बड़े ऊ के ऊपर वो चंद्रमा के ऊपर बिंदी लगाकर इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। तो वहां पर भी ना अपने वैदिक ग्रंथों में, और क्या नाम, अपने गीता प्रेस गोरखपुर जो ऑथेंटिक है, वहां उसके जो चित्र वगैरह है, तो उसमें सूर्य के समान दिखाया गया। उसमें से सब तरफ से ऊर्जा की वो किरणें यानी प्रकाश के समान उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो उसका कारण भी यही है। जिन मनुष्यों ने अपने आध्यात्म बल से, मनन से, तपस्या से इन चीजों को पहचाना है, आज की तारीख में अपने आधुनिक विज्ञान से इन सब के प्रमाण हमारे पास है। तो अब तो अविश्वास वाली, विज्ञान की दृष्टि से अध्यात्म समझते हैं तो आपको कहीं पर भी अविश्वास वाली कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो इसी क्रम में अपना आगे चलेंगे। अब बात आती है कि ये जो ब्रह्मांड है, परब्रह्म है, जो अमूर्त रूप में है, एक फोर्स फील्ड के रूप में है, इसमें क्या क्षमता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की भी इसमें क्षमता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की भी इसमें क्षमता है। इसको अपन छोटा छोटा उदाहरण से अपन समझेंगे। जैसे ये सरन वाला हिग्स बोसोन ढूंढने के लिए जो प्रयोग चल रहा था, तब बहुत से वैज्ञानिकों ने आशंका प्रकट की थी कि अगर इस हिग्स बोसोन को ढूंढने के चक्कर में जो मूल भौतिकी के कण हैं, उनमें आपस में टक्कर करवाई जाएगी, तो कहीं उल्टी प्रक्रिया ना चल पड़े। यानी दो कणों की आपस में टक्कर से जो कण नए उत्पन्न होते हैं, उनमें से हिग्स बोसोन उत्पन्न होता है क्या, मूल जो कण है, उसकी पहचान करने के लिए जो टक्कर करवाई गई थी, उस वैज्ञानिक को डर था कि कभी उल्टी प्रक्रिया ना चल पड़ेगी। उल्टी प्रक्रिया क्या है? सैद्धांतिक रूप से एक जो इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक होल कैसे बनता है, तो अभी तक की जो थ्योरी है ब्लैक होल बनने की, उसका बनना यह है भाई, जो सूर्य जैसे नाभिकीय संलयन पर आधारित जो बड़े आकाशीय पिंड है, जो प्रकाश ऊर्जा को या अन्य रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, है ना, जिसमें गामा किरणें भी हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी है, एक्स किरणें भी है, लाइट वेव्स भी है, हीट वेव्स भी है, सभी है। तो वो जो ऊर्जा उनकी धीरे धीरे खत्म होता जाएगी, तो जो पदार्थ पीछे बच गए हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य पर मानी गई है प्रमुखता से, तो वो पिंड क्या कि सिकुड़ता जाता है। यानी वो तारा फिर मरने की स्थिति में आ जाता है। और जब वो तारा वो मरता मरता है, सिकुड़ता जाएगा, तो जैसे जैसे वो सिकुड़ेगा, उसका द्रव्यमान है वो एक केंद्र की तरफ जाता जाएगा, उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा। घनत्व तो बढ़ेगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब एक सीमा इस तक पहुंच जाता है कि वो प्रकाश को भी अपने पास से नहीं गुजरने देता, बाकी और जो पिंड है उनकी तो बात ही क्या है, तो सबको अपनी ओर खींच लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो ब्लैक होल इसको इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश भी उसमें जाके वापस नहीं आता, वो खत्म हो जाता है। कोई भी सिग्नल अपन भेजते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, रडार के द्वारा, तो वो भी उसमें चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, वापस नहीं आएगी। तो ब्लैक होल जैसे ब्लैक बॉडी मैंने आपको बताया था, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का वो शोषण करती है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को वो उत्सर्जन करती है।
तो इस प्रकार से फिर वो ब्लैक होल क्या है कि अपने आसपास की सभी चीजों को वो नष्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन उसकी साइज के हिसाब से माने तो वैसे तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपन निकालेंगे तो वही फार्मूला लगेगा, एफ बराबर कैपिटल जी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और फिर उसकी दूरी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेशक बहुत कम है, लेकिन उसका जो आकार है वो इतना छोटा है कि उसमें भाग दे तो उसका गुरुत्वाकर्षण तो बहुत स्ट्रोंग है। तो वैज्ञानिकों को यह डर था कि कभी कणों को टकराने में दो कण मिलकर इस स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना बढ़ जाए कि वो बाकी कणों को भी समेट लें। बाकी कणों को समेटेंगे तो फिर वो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, क्या नाम, नाभिक इतना शक्तिशाली हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से, वो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, फिर आपस में नजदीकी दूसरे एटम को भी खींचेगा और वो बढ़ता 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 फिर वो बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा वो, और सारी पृथ्वी को भी खा जाएगा, चंद्रमा को भी खा जाएगा, इस प्रकार की घटना न हो जाए। तो सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, ये हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उचित परिस्थिति आने के लिए, अच्छा मेरे को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। सृष्टि जिस प्रकार से ये उत्पन्न हुई है ना, उसका एक सिस्टम है, वो समाप्त होएगी तो उसी प्रकार से ही समाप्त होएगी, उसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से। उसमें सारी चीजें प्री फेड है, पहले से ही फिक्स है कि कब कौन सी घटना किस प्रकार से होनी है। और बहुत से लोग, बहुत से जो अपने वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो, और बहुत से वैज्ञानिक हैं, वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं, है ना। जैसे वैज्ञानिक ये कहते हैं भी सारा ब्रह्मांड है एक बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है, यानी पहले सारा पिंड एक ही था, उसमें विस्फोट हुआ और फिर वो आगे से आगे बढ़ते गए, चलते गए। जैसे सूरज से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं, पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति मानते हैं, इस प्रकार से सूरज से ही बाकी पिंड है वो बने हुए हैं। और ये क्या है कि सभी एक दूसरे से दूर 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 जा रहे हैं, है ना, जितने तारे हैं। तो वो ब्रह्मांड को फैलने का जो सिद्धांत है ना, जैसे ये स्टीफन हॉकिंस वगैरह ने इस प्रकार से दिया था, तो वो एक त्रुटि कर रहे हैं वो, और वो एक बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। वो बड़ी त्रुटि ये कर रहे हैं कि वो इस ब्रह्मांड को सीमित मानते हैं, अनंत मानते नहीं वो। तो उनके लिए ब्रह्मांड वही है जो अभी उनको जो दूरदर्शियों से इत्यादियों से जो टेलीस्कोप से दिखाई देगा, वो ब्रह्मांड अनंत है। और इसमें जो हमें दूरदर्शियों वगैरह से जो चीजें दिखाई दे रही है, जो बिग बैंग बोल रहे हैं, वास्तव में इतने पता नहीं कितने 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 बिग बैंगर, कितने कितने वो तारे इस प्रकार से बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, और कोई सीमा थोड़ी है। तो अब भी वो क्या है कि एक समुद्र में अथाह जल के एक लोटे भर पानी की विवेचना कर पाए हैं वो, बाकी समुद्र तो अथाह पड़ा है। तो ब्रह्मांड तो संपूर्ण है ना, एक जो दूरदर्शियों से दिखाई दे गया केवल वही ब्रह्मांड थोड़ी है। तो ये ब्रह्मांड अपने सिस्टम से चलता है ना। और किसी ऐसी छोटी मोटी मानवीय घटना, मानव के द्वारा निर्मित घटना से तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। हम भी जो, अच्छा एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है कि विज्ञान ने कुछ भी नया नहीं खोजा है, कुछ भी नया नहीं बनाया है। विज्ञान तो उन्हीं चीजों की, उन्हीं घटनाओं की, उन्हीं छुपे हुए रहस्यों का उजागर कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, जो पहले से ही इस प्रकृति में मौजूद है। ये लेजर किरणें और ये परमाणु विस्फोट और ये नाभिकीय हाइड्रोजन बम, ये सब पहले से ही मौजूद हैं। हमने उन वैज्ञानिक तथ्यों का कलयुग के कारण मशीनों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा, उनको हम एक सीमित मात्रा में प्रयोगों के द्वारा उत्पन्न कर पाते हैं। उसी को ही हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें वैदिक युग में नहीं थी या उससे पहले नहीं थी, ये चीजें वैसी थी। कब से है ये? जिसका आदि नहीं है तब से है। कब तक रहेंगे? जिसका अंत नहीं है तब तक रहेंगे। ये इसका टाइम फ्रेम है। जिसका आदि है ना, अनंत है, वो ब्रह्मांड है, वही परब्रह्म है। और जो हमें चीजें दिखाई दे रही है वास्तव में
वो तो केवल उसकी माया है, प्रतिरूपण है। मूल तत्व एक ही है, जिसको अब वैज्ञानिक भाषा में उसको अपन सुपरफील्ड बोलते हैं, सुपर फोर्स बोल देते हैं। बाकी सब उसी की प्रतिरूपण है। तो जो ये बोलते हैं ना कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कब उत्पन्न हुआ, बस वहीं पर वो गलती कर देते हैं। फिर वो ब्रह्मांड को एक बहुत ही सीमित, एक छोटे आकार में देखना प्रारंभ कर देते हैं। यानी समुद्र का जल, एक लोटे के जल को ही मान लिया भी यही समुद्र है, बस इतनी बड़ी गलती है वो। ब्रह्मांड बोलेंगे तो उसकी उत्पत्ति, आदिकार, विस्तारकार तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अनंत है। अभी उसको पूरी तरह से देख ही नहीं पाए अपन, आज ही उसके बारे में क्या घोषणा कर दे ये बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है या उससे हुआ है। समुद्र में किसी कोने में एक ज्वार भाटा आ गया या कोई लहर उत्पन्न हो गई तो वो सारा समुद्र हो गया क्या वो? बाकी चीजों में शांति भी पड़ी हुई है। अब कहीं पर बिग बैंग हुआ तो कहीं पर अभी वो मूल अवस्था में, जैसे वो बिग बैंग का मूल मानते एक पिंड था, तो वैसा पिंड भी होगा, आगे उसका भी विस्फोट होगा। कितनी है संख्या, अनंत है उनकी संख्या। तो इस प्रकार से पूरा परिप्रेक्ष्य में, पूरी दृष्टिकोण से इसको अपन समझने का प्रयत्न करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से परब्रह्म का साक्षात्कार अपन करते हैं तो इसी परब्रह्म में, इसी में ही अंतर्निहित जो परमात्मा जिसको बोल दो, सबसे बड़ा दिमाग बोल दो, मस्तिष्क बोल दो, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बोल दो, उसमें सभी चीजें प्रीफेड है, पहले से ही उसमें बनी हुई है। वो नई कुछ नहीं हो रही। उसके एक सीमित भाग में जब हम जाते हैं, छोटे रूप में, जैसे कंप्यूटर ही है, मोबाइल फोन ही है, तो सीमित भाग में तो अपन ये बोल सकते हैं भी हमने मोबाइल फोन बनाया, उसका एक नेटवर्क सिस्टम बनाया, उसके टावर बनाए, उसकी चुंबकीय तरंगों का आदान प्रदान, संग्रहण इत्यादि का, मैसेज भेजने का तरीका बनाया, हार्ड डिस्क में परिवर्तित करने का तरीका। तो उसके सीमित भाग में तो अपन बोल सकते हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और उसको अपन ने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है ना? सीमित भाग में तो ये सही है ये, लेकिन विस्तृत रूप से देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं कर रहे। ये सारी चीजें पहले से ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो आप कुल मिला के इसको ये मानो तो सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि ये जो पूरा परब्रह्म है ना, ये एक सुपर 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 कंप्यूटर है। ये कोई इसकी सीमाएं नहीं है। इसकी मेमोरी अनंत है ना? सब चीजें इसकी अनंत है। इसी में ही इसकी क्या नाम, इनपुट डाटा लेने वाली जो इकाइयां हैं, जैसे अपने मोबाइल फोन में माइक्रोफोन है, कैमरा है इत्यादि, और वो भी इसी में ही है। इसी में इसका माइक्रो प्रोसेसर है जो डाटाओं का संग्रहण करता है और उसका प्रोसेसिंग करता है। और उसी में उसकी आउटपुट दिखाने वाली जो चीज है, जैसे डिस्प्ले है या कुछ जो लाउड स्पीकर है, जो गाने बजाने आवाज के रूप में हमें सुना देते हैं, चित्रों के रूप में डिस्प्ले में दिखाई देती है, वो भी इसी में, सब चीजें इसी में है। इस प्रकार से आप प्रब्रह्म का स्वरूप लेंगे ना, तो आपको फिर क्या है कि पुनर्जन्म और मोक्ष इत्यादि सब चीजें ना वैसी की वैसी समझ में आ जाएंगी, जैसी कि कृष्ण भगवान ने गीता में उसका उल्लेख किया है। मोक्ष वगैरह, स्वर्ग में जाओगे और वापिस आ जाओगे, दोबारा जन्म होएगा और मृत्यु होएगी, सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये था आधुनिक भौतिक विज्ञान का ज्ञान, जो कि पूरी तरह से एक रूपता रखता है। जो हालांकि वैदिक संस्कृति की शब्दावली भिन्न है, उनको बताने का उनका तरीका भिन्न है। जैसे उन्होंने 25 तत्व माने, फिर तंद्राएं माननी है, और वो तृष्णाएं माननी है, 3 प्रकार के उन्होंने सब क्या नाम, सत्र तमर क्या नाम, उस प्रकार की अलग अलग परिभाषिक शब्दावलियां उन्होंने दे दी है उनकी व्याख्या करने के लिए। तो अगर उस चक्कर में अपन नहीं पढ़े तो जो मूल ज्ञान वैदिक संस्कृति में है ना, वो पूरा पूरा ज्ञान आज आधुनिक भौतिक विज्ञान ने वो प्रमाणिक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको सिद्ध कर दिया है। अब ज्ञान के रूप में ना और आगे खोज की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब वैज्ञानिक अपने उपयोग के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस सुपर फील्ड की विशेषताएं जानने के लिए, फिर उसको कंट्रोल करके टेक्नोलॉजी के रूप में लेने के लिए,
वो कर रहे हैं। तो चल रहा है ना ये सारा क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि जो चल रहा है, वो सारा उन्हीं सिद्धांतों पर ही तो आधारित है। तो वो एक अलग प्रक्रिया चलती आ रही है, उसके मानव कल्याण के लिए सदुपयोग या मानव विन्यास के लिए विनाश के लिए दुरुपयोग वाली स्थिति में वो जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब अपन इसका दूसरा जो पक्ष है आधुनिक विज्ञान का, उसको अपन लेंगे। वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है ये जो सृष्टि की जितनी भी संरचनाएं हैं, पेड़ पौधे, बाकी जीव जंतु, नदी पहाड़, ग्रह नक्षत्र इत्यादि, और हो सकता है अन्य कोई ऐसा आकाशीय पिंड हो जो पृथ्वी के समान हो, वहां पर भी अपनी जैसी उन्नत कोई जैविक इकाई हो। तो उसके बारे में तो पता नहीं है, जैसे एलियन वगैरह नाम दे देते हैं, लेकिन अपन फिलहाल तो यही मान के चलेंगे कि भाई जो मनुष्य है, ये मनुष्य नाम की जो इकाई इस संरचना बनी है, परमात्मा ने बनाई है, ये भी एक आश्चर्यजनक असीमित क्षमताओं वाली एक विशेष चीज ही है। क्योंकि आज जो भी अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, अंत में तो हम उसका अपने दिमाग में तो विश्लेषण कर रहे हैं, अभी ये तथ्यसार, ये तथ्यसार परमात्मा है और है, आत्मा है, जीवात्मा है। बाकी तो किसी इकाई में एक क्षमता है ही नहीं ना, बाकी जीव जंतुओं में नहीं है, और जिनको अपन निर्जीव बोलते हैं उनमें तो खैर प्रश्न ही नहीं है, जिसको अपन विवेक बुद्धि बोलते हैं। तो विवेक बुद्धि भी इस प्रकृति का ही एक भाग है, और उसका जो संयोजन है, उसका जो कंप्यूटर के रूप में जो प्रोसेस बनाया हुआ है, वो मानव का मस्तिष्क है। और ये भी क्या है कि भ्रम रहता है अपन लोगों में कि मस्तिष्क जो अपने सिर में जो खोपड़ी के अंदर हड्डी के बीच में जो एक मांस का टुकड़ा है, उसी को अपन मस्तिष्क बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। मस्तिष्क है वो पूरे आपके शरीर में फैला हुआ है। जो ब्रेन है ना आपका, ब्रेन तो खैर वो पर्टिकुलर भाग हो गया मांसपेशियों के हिसाब से, मस्तिष्क भी उसी का ही हिंदी में है। जो अपना नर्वस सिस्टम है ना, ज्ञान प्राप्त करने का जो पूरा सिस्टम है, वो आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। वो एकदम लास्ट अंगुली के पोर से लेकर नीचे पैर वाली अंगुली तक सब जगह। आप जैसे कोई कीड़ा आपको पैर में काटता, आप नींद में सोए हो, या कोई आपके पैर में हल्की सी सुई चुभा देता है, कोई गर्म चीज चुभा देता है, तो आप नींद से जगेंगे, दिमाग लगाएंगे, उससे पहले तो ऑटोमेटिक ही सारा काम हो गया ना, तुरंत ही वो पैर खट से पीछे हट जाता है अपने आप ही, ऑटो रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं। तो वो निर्णय वहीं का वहीं हो गया, जो उस मांसपेशी है वो फट से सिकुड़ जाएगी तुरंत ही। जैसे गर्म चीज कहीं पर स्पर्श कर दी, ज्यादा गर्म है, तो तुरंत ही वहां पर छाला बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। तो वहीं का वहीं लोकल ही उसका हिसाब किताब हो गया। तो मस्तिष्क है ना, पूरे शरीर में फैला हुआ है। केवल उसको अपन खोपड़े में स्थिति देखे ना, तो वो एक बहुत ही सीमित दृष्टिकोण हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं है। तो वैसे तो क्या है कि मैं कौन हूं, इस प्रकार का जो टॉपिक मैंने शुरू में बनाया था, उसमें संक्षेप में अपन ने बात की थी। यहां पर थोड़ा सा इसको विस्तार देंगे इस टॉपिक में, तब भी क्या है कि आध्यात्म को अपन पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान का जो विराट रूप दिखाना है, और जो सूर्य को अदृश्य करने, जो हिप्नोटिज्म, जो सम्मोहन वाली जो एक विशेष विद्या है ना, योग वाली, वो सारी इस मस्तिष्क की ही करामात है। वो मस्तिष्क में सारी चीज, ये आंख नाक कान इत्यादि सब चीजें शामिल होंगी। तो उसमें अपन ने ये देखा था कि मनुष्य का जो ब्रेन है ना, उसमें 87 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी 87 अरब न्यूरॉन है। वो जो 87 अरब न्यूरॉन है, वो आप एक सिलिकॉन चिप की तरह कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है। तो सिलिकॉन चिप में सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, उसको अपन लॉजिक गेट बोलते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में। तो वो लॉजिक गेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें एक ट्रांजिस्टर होता है, और एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर कोयल, मान लीजिए, तीन जो तत्व है वो मिलकर एक लॉजिक गेट बन जाता है।
तो तीन जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं जो कि विद्युत तारों से जुड़े हुए हैं, उनमें जब उनका अपन संयोजन करके बैटरी से पावर देते हैं तो वो अंकों को पहचानना शुरू कर देती है, 0 और 1। कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम वो बाइनरी सिस्टम रखा है ताकि उसमें गलती की संभावना ना रहे। जैसे उदाहरण के लिए कि बल्ब की दो स्थिति है, या तो स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है, या तो बल्ब जल रहा है और या बल्ब बंद है। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति कभी त्रुटि नहीं करता। बल्ब नहीं जल रहा बोले नहीं जल रहा जी, 100% वो शर्त लगा लेगा। बल्ब जल रहा है, हाँ जी बल्ब जल रहा है, वो 100% बोलेगा जी सही बताया मैंने। लेकिन बल्ब की अपन कई स्थिति करते हैं, डिम कर दें, बीच का कर दें, 10 कर देंगे, 100 कर देंगे, 1000 कर देंगे, या 2 5 कर देंगे। तो जितनी बल्ब की बीच की स्थितियों की रोशनी की स्थिति, तीव्रताओं की स्थिति आप बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी त्रुटि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए बल्ब 80% जल रहा है, और कोई पूछे कि बल्ब कितने परसेंट जल रहा है, तो आप 70% भी बता सकते हैं गलती से, उसको 85% या 90% भी बता, तो वहां त्रुटि हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने उस त्रुटि को दूर करने के लिए बाइनरी सिस्टम बनाया, या तो नहीं है या है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, अच्छा फिर क्या है, वैसे ही छोटी छोटी इकाइयां मिलकर ना एक पूरी सिलिकॉन चिप बना देते हैं। एक छोटे से जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की चिप है ना, उसी में सारे एलिमेंट बनाते हैं। ये सब कंप्यूटराइज प्रोसेस है। ये पहले तो हाथों से ही करते थे लोग, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बड़े से बड़े कंप्यूटर इत्यादि की आकार छोटा करने के लिए वो फिर आजकल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर उनको बना देते हैं फटाफट फटाफट। सिलिकॉन ले लेंगे, मेटल ले लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, उससे क्या नाम अचालक भी बना देंगे, चालक भी बना देंगे, अर्धचालक भी बना देंगे, तार भी बना देंगे अंदर, उनको ट्रांजिस्टर भी बना देंगे, डायोड भी बना देंगे, कैपेसिटर भी बना देंगे, इंडक्टर भी बना देंगे, सब जोड़ते जाएंगे अंदर ही अंदर। तो जो एक लॉजिक गेट है ना, वो 0 और 1 को पहचानता है, फिर इसी प्रकार उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं हम। तो फिर उसी प्रकार जैसे कैलकुलेटर छोटा और बड़ा होता है, फिर और ज्यादा तो कंप्यूटर हो गया, और फिर जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो जो हमारा दिमाग है वो कितनी प्रकार की गणनाएं कर सकता है, तो इसके लिए मैंने मानव मस्तिष्क एक सुपर मशीन है, इस प्रकार का टॉपिक बनाया था। 8वां या 9वां टॉपिक है। तो उसमें मैंने बताया था कि इन गणना करने का जो तरीका है ना, जो फॉर्मूला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर है वो, तो वो होता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 2 क्या हो गया, 1 और 2 को गुणा करो। फैक्टोरियल 3 हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टोरियल 4 हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। फैक्टोरियल 10 हो गया 1 2 3 ऐसे 9 10 तक गुणा करो। वो जो संख्या प्राप्त होगी ना, उतनी गणनाएं वो कर सकता है। तो 87 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन आप एक लॉजिक गेट मान लो दिमाग का, 87 बिलियन, 87 अरब। अब 87 अरब का फैक्टोरियल निकालो, तो एक से करते जाओ आप, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते करते 100 1000 लाख और फिर हर अरब आएगा, और फिर गुणा करते जाओ, फिर 2 अरब 3 अरब, फिर ऐसे ऐसे 87 अरब, फिर उनका सबका गुणा करके उत्तर निकालो आप, है ना। तो 1 बिलियन है तो 10⁹ होता है वो 9। तो उसका फिर वो आप फैक्टोरियल करते जाओ तो 87 और बिलियन और 9, कोई 10 की पावर पता नहीं 1 अरब बनेगी या 5 अरब बनेगी। तो इतनी गणनाएं आपका दिमाग कर सकता है, याददाश्ती में रख सकता है, सब चीजें कर सकता है। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है अमेरिका के पास में, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, EI कैप्टन, वो तो आपके मस्तिष्क के सामने कुछ भी नहीं है। एक केचुआ है जिसमें 500 न्यूरॉन होते हैं उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, वो भी उससे सुपर कंप्यूटर है। तो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये एक सुपर 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 कंप्यूटर है। ये सब प्रकार की गणनाएं, सब प्रकार की चीजें कर सकता है, और इनको अपन नियंत्रण कहां से कर सकते हैं, हम अपने उसी मन से ही, उसी दिमाग से ही नियंत्रण करते हैं। जैसे हम क्या है कि जैसे अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूं और मैं अपना ध्यान भटकाकर किसी फिल्म पर ले जाऊं, तो फिल्म मेरे को याद आनी शुरू हो जाएगी, इसके चित्र वगैरह हुआ, लो जी ध्यान हट गया ना, अब मेरी गणनाएं उधर चल रही है। आध्यात्म की तरफ जाऊं गीता, तो गीता आ जाएगा मेरे दिमाग, मेरे कंप्यूटर केवल उसी भाग, मेरे दिमाग वाला कंप्यूटर गीता का जो डाटा संग्रहित है ना, उसी को प्रोसेस कर रहा है वो।
वहीं पर मेरे को श्लोक भी याद आ रहे हैं, चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे उसको नियंत्रित करने वाले भी वो कंप्यूटर ही है, आपका दिमाग ही है। अच्छा, दूसरा, एक तो ये क्षमता हो गई। अच्छा, फिर ये भी बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो भी बाइनरी पर ही निर्भर है। ये आपको जीव विज्ञान में मिल जाएगा, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां से आपको जीव विज्ञान में मिल जाएगी चीजें। तो मस्तिष्क का न्यूरॉन और जो हमारा जो बाकी नर्वस सिस्टम मांसपेशियां हैं, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसका न्यूरॉन है। तो जो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन है ना, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। वो रेशो की तरह, वो एक एक कोशिका ही रेशो की तरह होती है। तो तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स के दो न्यूरॉन्स के बीच में एक एक और मांसपेशी की इकाई होती है जिसको बोलते हैं सिनोप्सिस। वो जॉइंट है बीच में। तो वो सिनोप्सिस है ही इस प्रकार की कि वो एक न्यूरॉन का सिग्नल है ना, वो या तो अगली न्यूरॉन में भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये उसकी मर्जी पर है। और उसकी मर्जी ये है कि वो सिग्नल अगर इतना स्ट्रांग है कि वो एक ही स्थिति में है तब भी जाएगा। वो 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.7 है तो नहीं भेजेगा, तब उसको वो जीरो ही कर देता है। तो एक न्यूरॉन कोई सेंसेशन लेता है ना, वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगी तो बीच में जो सिनोप्सिस है वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ये देखो, तो आधुनिक विज्ञान का जो कंप्यूटराइज जो सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम, वो किसी वैज्ञानिक ने ये न्यूरॉन की है ना बॉडी देख के उसी से ही उसने आइडिया दिया। ये तो एक मटेरियल के हिसाब से आप भिन्नता करें तो एक अलग बात है, क्योंकि कंप्यूटर में तो सारा मटेरियल क्या है कि ये चांदी के पतले पतले तार वगैरह, प्लास्टिक की चीजें, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है ना, वेफर जो है उसमें अपन बनाते हैं वो। और हमारे जैविक इकाई में वो इस प्रकार से कोशिकाओं के रूप में वो बने हुए हैं तरल पदार्थ वगैरह। बाकी कार्य प्रणाली दोनों की पूर्णतः पूर्णतः समान है। जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में जो इनपुट डाटा लेने वाले जो सेंसर हैं, कैमरा है, जैसे माइक्रोफोन है, ऐसे हमारे आंख और कान हो गए, है ना, तो वो भी डाटा संग्रहण करते हैं। उसके अलावा फिर बाकी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा है, स्पर्श है, वो भी डाटा वो करती है। तो कंप्यूटर भी अपन और तरह तरह के सेंसर लगा कर वो उनका इनपुट डाटा लेने का वो बना सकते हैं। ऐसे ही डिस्प्ले, तो मोबाइल फोन में जैसे बोल के उस स्पीकर से आवाज आ जाएगी, चित्र के रूप में वो डिस्प्ले पर दिखा देंगे। ऐसे हमारे दिमाग में है ना, जो आउटपुट है वो अपन क्या है कि बोल के बता सकते हैं, आंखों से इशारे करके या हाथ पैर हिलाकर अपन उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल हूबहू कार्य प्रणाली है मानव के तंत्रिका तंत्र की और कंप्यूटर के तंत्रिका तंत्र की, बिल्कुल आइडेंटिकल कार्य प्रणाली है, केवल मटेरियल मटेरियल का ही फर्क है। अच्छा, फिर इसमें भी अपन ने मानव की और जो क्षमताएं देखी थी, तो हमने उस वक्त ये विवेचना की थी कि ईश्वर ने मानव को जो इतना विस्तृत तंत्रिका तंत्र दिया है, मस्तिष्क और बाकी जो है तंत्रिका तंत्र, तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया उतनी ही हमें कमजोर दे दी, बाकी जीवों में उतनी वो विस्तृत है। तो ऐसी ध्वनियां जो कुत्ते और घोड़े सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक, वो हम नहीं सुन सकते। ऐसी आवाज हम नहीं सुन सकते, हमारे कान सुनने में सक्षम नहीं है। अल्ट्रासोनिक्स, जो चमगादड़ इत्यादि, चूहे इत्यादि सुन सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी सीमित है, हमारा रेटिना भी एक सीमित प्रकाश की संवेदना ग्रहण करता है, जबकि बाज इत्यादि, बिल्लियां इत्यादि, ये रात्रि को भी उतनी दक्षता से देख सकते हैं। तो इसमें हमारी सीमाएं बाकी जीव जंतुओं में बहुत अधिक है। फिर भी आधुनिक जो रडार सिस्टम है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए रडार में उसका रेडिएटर होता है जो तरंगों को उत्सर्जित करता है, और वो तरंगें आगे जाके टकराती हैं किसी चीज से, फिर वापस आएगी तो उसको संग्रहण करने के लिए उसका एंटीना यानी रिसीवर है। ऐसे ही हमारी आंख का जो रेटिना है वो भी प्रकाश तरंगों के प्रति संवेदनशील है। वो तो प्रकाश तरंगों में
वो सबसे बढ़िया प्रकाश तरंगों का उत्सर्जक भी है और वो सबसे बढ़िया प्रकाश तरंगों का अवशोषक भी है वो। तो इस मानव रेटिना को आप इतना विस्तृत आयाम तक इसकी क्षमता को डेवलप कर सकते हैं कि आपको आपकी आंखों से लेजर किरणें, लेजर भी एक लाइट वाली को लेजर बोलते हैं, बाकी माइक्रोवेव से निकलती है उसको मैसर बोलते हैं ऐसे। तो आपकी आंखों से विद्युत चुंबकीय तरंगों का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो सकता है लेजर किरणों के समान। और बहुत से ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें वैज्ञानिक जो इस प्रकार के प्रयोग दिखाते हैं जिन्होंने ऐसी साधना की है। तो वो क्या है कि जैसे लोहे की कीले हैं, चम्मच है, स्टील इत्यादि को तो केवल दृष्टिपात करके उनको गर्म कर सकते हैं। 10 पैसे का सिक्का एल्यूमिनियम का भस्म कर सकते हैं वो, और वो उनको मोड़ भी सकते हैं। इतनी मानव की आपकी आंख में है ना, वो इतनी असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। अब ये सारा स्वाध्याय और सिद्धियों के द्वारा ना, योग के द्वारा अपन इन अंगों को क्या नाम बढ़ाकर, बढ़ाने क्या इस इनकी क्षमताओं को अपन असीमित क्षमता तक बढ़ा सकते हैं। तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि जैसे बोलते थे भी दृष्टिपात करते थे और वो तीसरा नेत्र खोल देते थे, भस्म कर देते हैं इत्यादि। तो ये असंभव नहीं हो सकती, ये संभव है। अब आज की स्थिति में क्या कि इतना समय नहीं है इन लोगों के पास में, और इस प्रकार के कुछ विशेष रुचि वाले लोग हैं जो इस प्रकार का करते भी हैं। अच्छा, फिर दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का जितना हम बड़े से बड़ा उदाहरण देते हैं, जैसे करंट लग गया, बिजली के तार छू देते हैं, आदमी मर जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं, और है। तो ये नहीं है कि वो एल्युमिनियम का तार या तांबे का तार होगा तभी इन चीजों में वो होती है ना। वो मछली, ईल मछली है ना, वो अपने शरीर से इतना वो उत्पन्न करती है करंट। तो हमारे जैसे ही तो शरीर है, कोशिकाओं का बना हुआ है, जैविक कोशिकाएं हैं। मगरमच्छ भी उसके टच हो गया तो चित्त है, 1 मिनट में पैर ऊपर है उसके, मर जाता है। इतना जबरदस्त झटका देती है वो। जुगनू है ना, अब जुगनू के शरीर का वो भाग है जो बिल्कुल बल्ब की तरह, ये एलईडी बल्ब की तरह वो चमकता है ना, रात को प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जीव जंतुओं में भी इस प्रकार की सारी क्षमताएं हैं। जो उपकरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वैसे उपकरण जीव जंतुओं में भी हैं और वो जैविक हैं। वो समझ गए आप? तो कंप्यूटर में जैसे एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में तारों के द्वारा फ्लो करती है ना, या माइक्रोवेव या ब्लूटूथ इत्यादि के रूप में उन तरंगों को अपन भेजते हैं और वो संवेदन है। तो हमारे शरीर में भी जो विद्युत तरंगें चलती हैं और चलती हैं, जो मांसपेशियां हैं, न्यूरॉन्स वगैरह, वो एक इलेक्ट्रिक तारों की तरह ही है। केवल उनका स्वरूप अलग है, वो तांबे वांबे के नहीं बने होते हैं, वो जैविक कोशिकाओं के बने हैं। और इनमें हार्डवेयर के उपकरणों में हम क्या है कि उस प्रकार के तांबे, चांदी इत्यादि के पतले तारों का उपयोग करके उसका रूप दे देते हैं। कार्य प्रणाली दोनों के समान ही है। इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जैसे विद्युत के तार आपके घर में फिटिंग में लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही उन तारों के अंदर चलते हैं। उनके साथ जो ऊर्जा है ना, वही आपको हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में, जो और जो एलईडी है, मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है, इसके पीछे ये एलईडी क्या है, छोटे छोटे बल्ब ही तो हैं ये, बहुत ही छोटे छोटे हैं। उनको जोड़कर ये स्क्रीन बना दी है, तो प्रकाश निकल रहा है इसमें से, अंदर से, मोबाइल से। ब्राइटनेस बढ़ाओ, आपको रात को देख लो टॉर्च की तरह से चमकता हुआ वो। तो ये सारी चीजें है ना, ये मनुष्य और जीवों में भी है ये। अब मनुष्य क्योंकि जैविक इकाई है, तो वो अपने शरीर की इन क्षमताओं को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तो उस वक्त मैंने आपको और भी इस प्रकार के बहुत उदाहरण दिए थे कि जैसे आंखों से हम रंग पहचानते हैं, ठीक है ना। तो हर रंग का क्या है कि अलग अलग अपना टेम्परेचर होता है रंग के हिसाब से। लाल रंग का है वो सबसे ज्यादा गर्म होएगा, सफेद रंग का है वो बिल्कुल क्या नाम सामान्य रहेगा, हरे रंग का अलग टेम्परेचर और है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक फौजी का ही उदाहरण था, और भी हैं जन्मजात जो अंधे होते हैं, आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो अपनी स्पर्श इंद्रिय जो चमड़ी है ना, वो अभ्यास के द्वारा उस चमड़ी की संवेदनाओं को इतना उच्चतम स्तर तक विकसित कर लेते हैं कि वो ऐसे हाथ से स्पर्श करेंगे और क्या नाम उस रंग के टेम्परेचर के हिसाब से उनको हो जाता है अभ्यास। वो उस चीज के हाथ लगाएंगे, टेम्परेचर से बता देंगे लाल रंग है, नीला है, बैंगनी है। ये तो खुद हमारे गांव में आज भी वो मोची जिंदा है, पीलीबंगा में,
जो जन्मजात ही अंधा था और वो चमड़े से जूते बनाता था, वो धागे वगैरह सब पहचानता था वो हाथ से ही, ये गुलाबी रंग का चमड़ा है या पीले रंग का चमड़ा है, जूतियों पर कसीदाकारी सारा करता हूँ। अब तो काफी बुजुर्ग हो गया वो। ऐसे दुनिया भर के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो ये जो इंद्रिया है ना, ये भी क्या है कि एक दूसरे का काम है ना, वो स्थानांतरित वो कर लेती है। अच्छा, जैसे अंधे लोग आपने देखे होंगे, तो अंधे लोग जब चलते हैं ना, तो लकड़ी से एक वो ध्वनि उत्पन्न करते रहते हैं जमीन पर, ताकि दूसरों को पता लग जाए। और आप उसको थोड़ा गौर से देखो तो इस प्रकार से भ्रगुटी वो ऐसे दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, तो वो कानों के द्वारा संवेदनाएं है ना, वो अपनी इतनी विकसित कर लेते हैं कि बहुत दूर कोई कुत्ता है या कोई इस प्रकार की अजनबी चीज है, तो खट से उनको ना उस ध्वनि से ही पता लग जाता है, अनुभूति हो जाती है, हालांकि दिखता नहीं उनको, सतर्क हो जाते हैं। तो ये तो मेरा खुद का देखा हुआ है। हमारे घर में बीकानेर क्षेत्र के एक वो आते थे, बाबा जी, सूरदास जी बोलते थे कि जन्मजात अंधे थे वो। तो हमारे घर में जो बाहर बैठे थे वहां पर वो सोते थे, तो रात को कोई मेहमान है तो वो भी सो जाते थे, और वो वहीं पर ही रहते थे परमानेंट, बहुत साल 10-15 साल रहे थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को अंधेरे में सांप आ गया उस कमरे में। तो हमारे जो कृषक जो नौकर थे ना, वो भी वहां सोए हुए थे। तो वो तो अपने मस्त सोए हुए थे, उनको तो पता ही नहीं लगा, नींद में खर्राटे ले रहे हैं। और उन सूरदास जी को तुरंत पता लग गया, आवाज से, सांप के जमीन पर खिसकने से उनको पता लग गया। और उन्होंने पहचान भी लिया कि कुत्ता नहीं, चूहा नहीं, ये सांप है। तो उन्होंने आवाज दे के जगा दिया उनको। लक्ष्मण सिंह नाम था। बोले, लक्ष्मण जी उठो उठो उठो, देखो यार कमरे में सांप आ गया। तो उन्होंने कहा, "अब सूरदास जी सोए रहो, दिखाई तो कुछ देता नहीं, ना सोने खुद सोते हो ना सोने देते हो।" तो उन्होंने जिद पकड़ ली, ना बोले सांप है सांप है। फिर वो उठे, तो उस टाइम लाइट तो दी थी, लालटेन वगैरह जलाई तो पता लगा सांप था कमरे में। फिर उस सांप को मार के बाहर निकाला। इतनी उन्होंने वो कानों का जो स्वर्ण इंद्रिय है ना, उसको उन्होंने इतना डेवलप कर लिया था। तो ये जो पक्ष है ना, इस पर आप मनन करो, पीछे वाला एपिसोड आप देखो। तो हम क्या है कि अब आगे जो हिप्नोटिज्म और जो प्रक्रिया है ना, ये आपको तभी समझ में आएंगी। अब हम पहले तो मानव शरीर का अपने मस्तिष्क का अध्ययन किया है, और अगले टॉपिक में अपन क्या है कि फिर जो मनोविज्ञान है ना, हिप्नोटिज्म मनोविज्ञान का, साइंस का क्षेत्र है वो क्या है। और ये मनोविज्ञान फिर है ना, जो चमत्कार के रूप में जो देवी देवता हमें दिखाते थे ना, कृष्ण भगवान ने जो चमत्कार दिखाए थे, गोवर्धन प्रकोप पर्वत को जैसे चिटली अंगुली पर उठाना। वैसे देखा जाए तो गोवर्धन पर्वत सब देखते हैं, तो 7-8 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, तो किसी मानव के लिए तो संभव ही नहीं है ये कि वो अपनी अंगुली पर उठा ले। लेकिन वो घटना क्या थी, किस प्रकार से उसको अपन ने वैदिक संस्कृति में उसका चित्रण किया है, और वास्तव में घटना क्या थी। और जो महाराज था, उसमें क्या है कि कृष्ण भगवान अपना रूप गोपों को दे देते हैं, राधा जी का रूप सभी गोपियों को दे देते हैं लास्ट में, जब वो महाराज की घटना हुई थी। तो ये चीजें क्या है, ये सब हिप्नोटिज्म पर आधारित है ये। और ये बिल्कुल संभव है, ये कोई भी कर सकता है, जिसके पास इतनी फुर्सत है, जिसके पास इतनी क्षमता है साधना की, वो कोई भी कर सकता है। तो अब इस टॉपिक को अपन एक बार यहीं समाप्त करेंगे, बाकी कल अपन और अध्ययन करेंगे इसका। तो धन्यवाद, राधे राधे। तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।